नमस्कार, दोपहर के 3 बजने वाले हैं और इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो नोएडा में अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो जो रेल रोको आज का अभियान है उसके तहत किसान नेता दनकौर पहुंचे हैं और दनकौर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर ट्रेन को रोका है। और जो ट्रेन के ड्राइवर थे, हालांकि यहाँ पर फूलों की माला उनको पहनाई गई है। मौके पे भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तो रेल रोको आंदोलन का आगाज अब किया है किसानों ने, अपने आंदोलन की रणनीति में इसको शामिल किया है और सैकड़ों की संख्या में किसान दनकौर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। नारेबाजी हुई है। हालांकि जो ट्रेन के चालक थे उनको यहां पर फूलों की माला पहनाई गई और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि किसी से कोई उनको ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। और फिलहाल ये देखिए जरा, ट्रेन को रोका गया है और हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और 3 तस्वीरें एक साथ देखिए जरा किसान आंदोलन की, मेरठ, गाजियाबाद और फिरोजाबाद। तो गाजियाबाद के तमाम रेलवे स्टेशन जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस के साथ आरपीएफ और जीआरपी के तमाम जवान नजर आ रहे हैं। तो मेरठ की तस्वीर, जो पहली तस्वीर आपको दिख रही है, वहां भी आप देखिए गश्त करते हुए यहाँ पर अलग अलग बलों की टुकड़ियां नजर आ रही हैं। वहीं फिरोजाबाद के भी सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। किसमें? और उधर अमरोहा में किसानों ने 2 जगह रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। भानपुर और काफूरपुर, ये 2 ऐसे रेलवे ट्रैक हैं जिनको जाम किया गया है, यानी कि रोका गया है। और सैकड़ों की संख्या में किसान यहां पर इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने पूरी तरीके से ट्रैक पर कब्जा कर लिया है। तो किसानों का विरोध अब जो ट्रेन को लेकर वहां तक पहुंच गया है। रेल रोको अभियान अब शुरू किया है। तो रेलवे ट्रैक पर किसानों ने कब्जा किया है। थाना गजराला क्षेत्र की जो तस्वीरें हैं वो आपको नजर आ रही हैं। और हमारे सहयोगी जुड़ चुके अलग अलग जगह से। प्रीति हमारी सहयोगी मोदी नगर से, जबकि दनकौर से अमित हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रीति जरा बताइए यहाँ पर क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम मोदी नगर रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और अभी की जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि यहाँ पर 2:30 बजे के लगभग जो ट्रेन है वो निकलने वाली थी, गुजरने वाली थी मोदी नगर रेलवे स्टेशन से। लेकिन उस ट्रेन को गाजियाबाद पर ही रोक दिया गया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन किसान यहाँ पर पटरियों पर बैठे हैं। पूरा जो रेलवे ट्रैक है उसको किसानों ने ब्लॉक कर दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि ये 4 बजे तक इस ट्रैक से कोई भी जो ट्रेन है वो पास नहीं होगी और अगर कोई भी ट्रेन यहाँ से निकलती है तो उसको यहाँ पे रोका जाएगा। या आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसान रेलवे ट्रैक पे, पूरे रेलवे ट्रैक पर यहाँ पे बैठे गए हैं। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी, यहाँ की जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद है कि किसी भी तरीके से लोगों को दिक्कतें ना हो। किसान हमारे साथ खुद मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, जो ट्रेन आने वाली थी उसको तो 2:30 बजे रोक दिया गया गाजियाबाद पे, अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? हमारी रणनीति ये है, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा है, जो जत्थेबंदी है, उसका आदेश था 4 बजे तक हमें ट्रैक पे बैठना, 12 से 4। तो 4 बजे तक हम ट्रैक पे बैठे रहेंगे, ट्रेन आए या ना आए। और अगर कोई ट्रेन आती है तो उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए आप लोग ट्रेन रोक देंगे, तुरंत रोक देंगे, नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो आप यहाँ पे बैठे रहेंगे 4 बजे तक? हाँ जी। और जो लोगों को दिक्कतें होंगी उसका जिम्मेदार? उनका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सबको, किसानों को परेशान करे हुए है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो नाराजगी किसानों की साफ दिख रही है। दनकौर का हम रुख करेंगे। प्रीति, अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमित, यहाँ भी तस्वीर ऐसी, बैनर लेकर किसान पहुंचे हैं। एक तरह से ट्रैक पर कब्जा है। जो ट्रेन आई तो उसके ड्राइवर को फूल माला वगैरह पहनाई गई। यहाँ देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि किसानों ने आह्वान किया था कि रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एक आंदोलन है, रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया था। तो सुबह 12 बजे से लगभग दनकौर स्टेशन पे किसान जुटने शुरू हो गए थे। वहीं जब एक ट्रेन लगभग 1:30 बजे यहाँ पहुँचती है, जो दरभंगा, दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पेशल ट्रेन थी, उसमें किसानों ने उस ट्रेन को रोक लिया। और रोकने के बाद जो किसान थे शांतिपूर्वक पूरी ट्रेन में गए और जो जितने भी यात्री थे, यात्रियों को फल बांटे, फ्रूट बांटे, दूध दिया और फूल माला पहनाई। वहीं जो ट्रेन के जो ड्राइवर थे उनको भी फूल माला पहनाई और उनको कहा गया कि जो हमारा संदेश है अपनी ट्रेन के माध्यम से पूरे देश में यह संदेश दिया जाए कि जो सरकार है वो किसानों के हित में काम नहीं कर रही है और जब तक ये जो किसानों के जो बिल हैं वापस नहीं होंगे तब तक किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन यहाँ अभी जो मैं दनकौर स्टेशन पर खड़ा हूँ, जो आपकी स्थिति ये है कि जो 15 मिनट पहले जो ये ट्रेन रोकी गई थी, किसानों ने पूरे बिल्कुल तो ये असर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और साथ में प्रीति आपका। और अब बात करेंगे
उन्नाव कांड से जुड़ी खबर की जो तीसरी पीड़िता जिसका इलाज चल रहा है कानपुर में, उसका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। फिलहाल पीड़िता की हालत स्थिर बनी हुई है और भर्ती होने के बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। ना तो स्थिति बहुत तेजी से सुधर रही है, ना ही बिगड़ रही है, तो स्थिर है और इस वक्त उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। सुबह से पीड़िता ने एक बार बस आंख खोली है और 6 डॉक्टरों का पूरा पैनल है जो पीड़िता की निगरानी कर रहा है और ये भी बताया गया कि किसी तरह के गंभीर चोट के निशान शरीर पर नहीं है। और एट प्रेजेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। ये रात को 11 बजे के आसपास आई थी इमरजेंसी में। इस समय वो PICU में है। डॉक्टर रश्मि कपूर एंड टीम उनका पूरा जांच और पूरा देखरेख कर रही हैं और जिस कंडीशन में आई थी फिलहाल उसी कंडीशन में है, बट स्टेबल है। और इसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो भी किया जा रहा है और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कंडीशन उसकी बॉडी में पॉइजन पाया गया कुछ ऐसा? नहीं, सस्पेक्टेड केस है पॉइजन का, है ना, सस्पेक्टेड केस है और इसलिए अभी बाकी सब भी जांचें वगैरह सब चल रही हैं। क्या चोट के निशान भी है क्या? नहीं, कोई चोट का निशान अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। मेडिकल में किसी तरह की कोई अनहोनी ऐसी कोई घटना? अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी तो सस्पेक्टेड केस है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। जब तक कि टाइम थोड़ा और पास नहीं हो जाता फिर हम लोग उस कहने की स्थिति। कानपुर से जबकि अनामिका उन्नाव से जुड़ी हुई है, तो अमित पहले आप ही का रुख करते हैं, तो क्या कुछ पीड़िता के बारे में बताया जा रहा है? देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो युवती है, किशोरी, जिसको कल रात में लाया गया था और सुबह से उसकी कंडीशन एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। सुबह 6:28 पर जैसा कि डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि उसने हल्की सी एक बार आंख खोली थी 1 या 1.5 सेकंड के लिए, उसके फिर उसको कहीं ना कहीं जो उसको रिकलेक्ट कराने के लिए। अब वुंड्स की अगर बात की जाए तो बॉडी पे कहीं भी वुंड्स नहीं है, ना तो उसके थाइस पर है, ना कॉफ्लेक्स पे है, ना नेक पे है, ना हाथ पे है, ना आर्म्स पे है, ना उसके बैक पे है, यानी कहीं कोई वुंड्स नहीं है, कोई मार्क ऐसा नहीं दिख रहा है फिलहाल, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे है, वेंटिलेटर पे बिटिया है। हाँ, एक काम जरूर हुआ, डॉक्टर्स जहां पूरी टीम डॉक्टर्स की 6 जो आप बता रहे थे, जहां एक और पल्मोनोलॉजी देख रहा है, चेस्ट रिलेटेड व्यक्ति देख रहे हैं, कार्डियोलॉजी के फिजिशियन देख रहे हैं और सब डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स पूरा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप देखिए कि यही हॉस्पिटल है और पूरा कंसंट्रेशन करने के लिए इनके अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और बाहर के 2 डॉक्टर्स बुलाए, यानी इलाज में कोई कुताही नहीं हो रही है। हाँ, अब इस पूरे प्रकरण पर राजनीतिक दलों के लोगों ने भी अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया। पहले जहां एक और भीम आर्मी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा और अंदर कोई नहीं गया, बाहर आके मीडिया के समक्ष खड़ा हुआ। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप उनके परिजनों से मिले, तो कहा हम अस्पताल प्रशासन से पूछ के बाहर आए। यानी कहीं ना कहीं फोटो खिंचाने का जो सेशन चल रहा है उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के। अभी तक जो सुबह से आए वो सिर्फ फोटो सेशन में। अब जो नेक्स्ट बुलेटिन की बात की जाए तो 6 o'clock पर नेक्स्ट बुलेटिन आएगा, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी ऑब्जर्वेशन पे कंडीशन क्रिटिकल है मगर स्टेबल। जी, तो चोट के निशान नहीं है फिलहाल। बाहरी तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है। अनामिका उन्नाव से हमारे साथ जुड़ी। तो अनामिका, जो कुछ इस धरती पर हुआ जहां पर आप मौजूद हैं, वाकई में हर कोई हैरान है। तो फिलहाल क्या कुछ आप स्थिति यहां पर देख रही हैं? देखिए, फिलहाल एक तरीके से जो एक पीड़िता है जो अस्पताल में भर्ती है, उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। दूसरी ओर जो 2 लड़कियां जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई, इनिशियल रिपोर्ट जो आई है, उसमें इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि फिलहाल जो कॉज ऑफ डेथ है वो पॉइजन ही है और पॉइजन की वजह से ही दोनों की जान गई है। हालांकि पॉइजन किस तरीके का था, किस तरीके से दिया गया, फोर्सफुली दिया गया या लड़कियों ने खुद ही लिया, ये बहुत सारी बातें अभी भी जांच की गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो इनिशियल रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उससे जरूर ये खुलासा हुआ है कि दोनों की मौत की जो वजह है अब वो फिलहाल जहर है। इसके अलावा जो पुलिस की टीम है, स्क्वाड टीम है, वो जाके गांव में पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी। इसके बाद ये पता चलेगा कि क्या लड़कियां ही सिर्फ वहां पर थी या उनके अलावा भी कोई और भी शख्स वहां पर मौजूद था। लगातार परिवार, स्थानीय लोग और भीम आर्मी के कुछ सदस्य गांव में डेरा डाले हुए हैं। घर के बाहर जो स्थानीय लोग हैं वो परिवार के साथ बैठ करके पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं, CBI जांच की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उन्हें इस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। तो फिलहाल एक तरीके से इतनी बड़ी जघन्य घटना के बाद जो राजनीति है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही दूसरी ओर परिवार ये कह रहा है कि चूंकि पूरा मामला जो है वो अभी बहुत सारी बातें अस्पताल में भर्ती है, तो शायद उसको भी जहरीला पदार्थ दिया गया, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों नजर बनाए रखिए आगे भी। वही उन्नाव के SP आनंद कुलकर्णी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनना जरूरी है।
झाग आ गई थी, परिवार करेंगे, गले में जो है दुपट्टा 3 राउंड बंधा हुआ था। डॉक्टर के द्वारा ये जो चीज़ें बताई गई है उसके आधार पे उन्होंने जो ओपिनियन दिया है वो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का दिया है और घटनास्थल पे कई लोगों के हमने बयान दर्ज किए हैं जो घटना की आई विटनेस है, प्रत्यक्षदर्शी है, उनके भी बयान दर्ज किए हैं। उनके सारे स्टेटमेंट हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम इसमें जल्दी ही इसमें निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। FSL की टीम को भी बुलाया गया है घटनास्थल को रिक्रिएशन करने के लिए। पॉइजनिंग के अलावा जो सस्पेक्ट है उसके अलावा किसी बिंदु पर पुलिस जाँच कर रही है? परिवार वालों से बात कर रहे हैं। अभी तक तो उनके द्वारा किसी के ऊपर शक नहीं बताया गया है, पर सभी तथ्यों को इसमें हम लोग सामने रखते हुए, सभी तथ्यों को, सभी एंगल्स को देखते हुए इस सभी बिंदुओं पे गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जल्दी ही कुछ हम लोग पोजीशन में होंगे, कुछ निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। चलिए, तो छानबीन चल रही है। इन सबके बीच आपको उस खेत में लिए चलते हैं, उस जगह पर लिए चलते हैं जहां ये बच्चियां मिली थी, सरसों के खेत में। हमारी सहयोगी अनामिका वहां सबसे पहले पहुंची हैं, तो दिखा रही हैं वहां किस हालात में ये सब कुछ घटना घटी थी। उन्नाव में जिस जगह पे जघन्य घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना स्थल पे पहुंच चुका है न्यूज़ 18 और देख सकते हैं आप कि मैं उस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं जो कि पीड़िता के घर से मात्र 150 मीटर की दूरी पर है। और ये देखिए, यहाँ पर ही तीनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा दयनीय हालत में मिली थी। दयनीय इसलिए क्योंकि 2 लड़कियां दम तोड़ चुकी थी यहीं पर और तीसरे की हालत बेहद नाजुक, जो अब भी अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये सरसों के खेत है। सरसों के खेत में आप ये देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे हाथापाई की गई हो या फिर जैसे, वैसे तो बहुत घना सा यहाँ पर फसल देखेंगे आप सरसों का, लेकिन इतना ही इलाका सिर्फ ऐसा है जहाँ पर लड़कियों की डेड बॉडी मिली थी और एक लड़की वहाँ पर बेसुध हालत में मिली हुई थी। उन्नाव के मामले को लेकर के भी आज बड़ी चर्चा रही, जिस तरीके से 2 बहनों की वहां पर मौत हुई और उसके बाद पूरा प्रकरण आपके संज्ञान में भी होगा। किस तरीके से सरकार इसको हैंडल कर? नहीं, ये दुखद घटना है। कोई भी बहन बेटी के साथ कोई घटना हो जाए और उसमें मौत तक हो जाए तो वह दुखद है। हम सब लोग इससे दुखी हैं, लेकिन इस घटना के जो भी दोषी हैं वो चाहे जहाँ छिपे होंगे उनको हमारी पुलिस खोज निकालेगी और उनको दंड देने का काम, कठोर से कठोर दंड देने का काम भी। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो पश्चिम बंगाल चुनाव की गहमा गहमी बढ़ चली है और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर है। नारायणपुर गांव में अमित शाह ने एक शरणार्थी परिवार के घर भोजन किया है। तो जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल का नारायणपुर इलाका है जहां एक शरणार्थी के घर गृह मंत्री ने भोजन किया है। तो ये नजर आ रहा है आपको भोजन की थाल है जिसमें दाल, चावल, रोटी और मिष्टी दोई, जो कि पश्चिम बंगाल की खासियत भी है, और गुड़ की खीर यहाँ पर परोसी गई है। यानी कि जो शाकाहारी भोजन है वो यहाँ गृह मंत्री को, पारंपरिक जो भोजन है पश्चिम बंगाल का, वो परोसा गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो शरणार्थी हैं उनके घर जाकर भोजन करना, तो चुनाव के दौरान कई तरह के संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इससे पहले भी इस तरह से भोजन कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और अब चुनाव की हलचल तेज है, सभाओं का दौर तेज है, दौरों का दौर तेज है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं नारायणपुर की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो विपक्ष ने खूब नारेबाजी की है, जिसके थोड़ी देर बाद ही विपक्ष सदन से चला भी गया, उसने वॉकआउट कर लिया। तो बगैर विपक्ष के ही राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। कोरोना काल में भी चीनी मिलें तक बंद नहीं हुई, जिसके चलते किसानों को फायदा हुआ। हालांकि खूब हंगामा जो कि तय ही लग रहा था, विपक्ष की तैयारी पूरी थी, वो आज देखने को मिला है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। कोविड काल के दौरान कोई भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। किसानों के सहयोग से सफलतापूर्वक गन्ने की पेराई की गई तथा गन्ना उपज की कोई हानि नहीं हुई। किसी चीनी मिल परिसर में कोई भी किसान कोरोना से पीड़ित भी नहीं हुआ। तो राज्य के विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की बात करें तो सदन के अंदर और बाहर खूब हंगामा किया। सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रैक्टर से लोग पहुंचे थे, गन्ना भी साथ में लाए थे और विधानसभा का गेट बंद कराने का आरोप लगाया। इनका कहना था कि इनको रोका गया है। तो हाथ में गन्ना लिए ट्रैक्टर पर सवार एसपी विधायक सरकार पर किसान आंदोलन की और किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। सबसे पहले हमने कहा कि आपको जो 200 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी, जो आपके अभिभाषण में कहीं नहीं है। न महंगाई के विषय में कम करने है, न रोजगार देने के लिए है, न महिलाओं को बलात्कार रोकने में कोई चीज है।
इसलिए हमारी पार्टी ने 5 मिनट विरोध विधानसभा में करके हमने उनका अभिभाषण का पढ़ने का बहिष्कार कर दिया। झूठा और मिथ्या बयान को सरकार के हम लोगों ने महसूस किया कि इसको सुना जाना उचित नहीं है और उसके कारण हम लोगों ने सदन का बहिर्गमन करने का काम किया। तो इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई भी जारी है। नोएडा में बड़े अधिकारियों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने वैक्सीन लगाई तो जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने भी टीकाकरण किया है। वहीं जॉइंट सीपी लव कुमार भी वैक्सीन लगाने वालों में शामिल थे। जीआईएमएस में इन अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन लगाई है तो दूसरे दौर का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको वैक्सीन लगाई गई और अब जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, जो अधिकारी हैं, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये तस्वीरें नोएडा की हैं जहां जीआईएमएस में वैक्सीन लगाई है जिले के बड़े अधिकारियों ने। बात करते हैं उनका आज वैक्सीनेशन का लगाई गई थी। पिछड़ गया थोड़ा सा वैक्सीनेशन में, क्या कहें? ये बीच में थोड़ी व्यस्तताएं रहीं सभी कर्मचारियों की, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं हमारे, और जिसके कारण से आज इसको फर्दर बूस्ट देने के लिए हम लोग स्वयं सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अपना अपना वैक्सीनेशन कराया है। सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करा चुके हैं, जिला मजिस्ट्रेट ने कराया है, मैंने और बाकी लोगों ने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसके बाद अब गति पकड़ेगा। जी, जिलाधिकारी महोदय, क्या क्या तैयारी है अब बूस्ट करने की? जनपद गौतम बुद्ध नगर में विगत कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की परसेंटेज में बढ़ोतरी आई है। खासतौर पे जो मॉपअप राउंड्स है, जो बचे हुए लोग थे, जो जब पहली बार वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उनमें से बहुत सारे कॉलेज की स्टूडेंट्स थे या जो पैरामेडिकल स्टाफ थे जो उपलब्ध नहीं थे, वो लोग स्वयं आगे आते हुए वैक्सीन लगाए हैं। और आज हम लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं, सीपी सर हम हैं, एडिशनल सीपी सर है, सीईओ सर ने लगवाया है, तो फ्रंटलाइन वर्कर्स सब लोग लगवा रहे हैं। इसके बाद जो तीसरी चरण में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण का जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो गया है। उसी के साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने आज वैक्सीनेशन की जो कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसमें भाग लिया है साथ के साथ ही, और ये कहा है कि जो जनपद पिछड़ा है उसके लिए थोड़ा सा और प्रोग्रेस करेंगे और आने वाले समय में जहाँ जनपद में ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर। चलिए, तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी।